हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूनिक नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि हम सबको पता है, हम डिस्कस कर रहे थे जितने भी डीएसएसबी, नॉर्सेट और ईएसआईसी के एग्ज़ाम में और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक्स और एमसीक्यू जितने भी पूछे जाते हैं, उसकी हमने एक लिस्ट तैयार की थी और उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी कर रहे थे। ये जो लिस्ट हमने जितने भी टॉपिक्स तैयार किए हमने आपके साथ शेयर करी थी, जिसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक हमने इंक्लूड करे थे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे ये सारे जो रिपीटेड टॉपिक जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे जा रहे, तो हमने इसकी लिस्ट तैयार करी थी और इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले जो टॉपिक हमारा जो स्टार्ट करा था, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पहला टॉपिक है वो आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में हमने क्लास स्टार्ट करी थी और उसके अंदर उसके रिगार्डिंग हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है डिस्कस करे थे। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का जो सेकंड लेक्चर हम आज बात करेंगे, सेकंड लेक्चर में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के प्रोसीजर के बारे में। उससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में ब्लड के जो भी जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका वॉल्यूम, इन्फ्यूजन टाइम, स्टोरेज टेम्परेचर और स्टोरेज टाइम कितना होता है कंपेरेटिवली हमने इंडेक्स बना के बात की थी और पूरी डिटेल में ब्लड कंपोनेंट के बारे में अच्छे से हमने डिस्कस करा था। आप ये देख पा रहे हैं इंडेक्स में जो भी मैंने एक समराइज़ कर दिया था कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो ब्लड कंपोनेंट में से पूछे जाते हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के अंदर है वो हमारा प्रोसीजर, कि किस तरीके से ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और प्रीवियसली और आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और कौन कौन से एमसीक्यूज़ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के कंपोनेंट की हमने बात कर ली थी। आज हम प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान हमें किन किन इंस्ट्रक्शन, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करने हैं, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आर्टिकल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न आर्टिकल्स। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एंड में कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में एमसीक्यू बनते हैं पूरे प्रोसीजर में, वो आपके साथ शेयर करूँगा। जो भी एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न बनते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले हम डिटेल में इसका प्रोसीजर हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने के लिए सबसे पहले कौन कौन से आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बीटी सेट की रिक्वायरमेंट होती है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेट होता है उसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। और क्या हमें ज़रूरत होती है, इनकेस हम डाइल्यूट करने के लिए जो फ्लूइड हम यूज़ लेंगे वो है नॉर्मल सेलाइन पेटेंसी मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा हमें क्या कैनुला आईवी एक्सेस हम बनाएंगे, तो कौन सा कैनुला, इसमें से ब्लड आर्टिकल्स में से केवल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कैनुला हम यूजुअली ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में यूज़ करते हैं। तो वो होगा आपका आंसर 16 to 18 गेज एडल्ट के अंदर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में जो है कैनुला यूज़ करते हैं। और क्या हम यूज़ करेंगे, स्प्लिट स्वाब हम यूज़ करेंगे साइट को क्लीन करने के लिए। आईवी एक्सेस बनाने से पहले हम साइट को क्लीन करने के लिए स्प्लिट स्वाब यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाए। इसके अलावा हमें ऑब्वियसली ब्लड कंपोनेंट की नीड होगी जिसे हमें ट्रांसफ्यूज़ करना है। तो हमारा नेक्स्ट हो गया ब्लड कंपोनेंट। और क्या हो गया, और हो गया हमारा टर्निकेट। आईवी एक्सेस बनाने के लिए हम अगर ब्लड वेसल्स विजुअल नहीं हैं तो हमें टर्निकेट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एडेसिव टेप, आईवी एक्सेस को फिक्स करने के लिए हमें एडेसिव टेप की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट है हम यूज करते हैं सीजर, स्प्लिंट, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हम डिसइंफेक्टेंट हम यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्टेंट, आईवी स्टैंड जिस पे हम ब्लड बैग जो हमारा हैंग करेंगे, आईवी स्टैंड और ग्लव्स। और ऑब्वियसली हमारे पास पेशेंट तो होना ही चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए, तभी हम उनमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। इसको बताने के पीछे सिर्फ एक रीज़न है, जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एक्चुअल में दो क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। एक हो गया आपका आईवी कैनुला कौन सा यूज़ करते हैं 16 to 18 गेज, जो कि 16 वाला जो होता है वो आपका ग्रे कलर का होता है, कलर पूछ लेते हैं ग्रे कलर। और जो 18 गेज है वो आपका ग्रीन कलर का कलर कोडिंग होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। 18 गेज वाले ग्रीन कलर। एक क्वेश्चन ये बनता है आर्टिकल्स में, एक होता है
कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते टाइम अगर ब्लड कंपोनेंट में हमें डाइल्यूट करना है तो कौन सा फ्लूइड हम यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करेंगे नॉर्मल सेलाइन। इसके अलावा हमें कोई भी मेडिकेशन या कुछ कोई स्ट्राइल वाटर या कुछ भी हमें यूज़ नहीं करना, आरएल या डेक्सट्रोज कुछ भी हमें मिक्स नहीं करना ब्लड कंपोनेंट में। अगर इन केस हमें डाइल्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम नॉर्मल सेलाइन से उसको डाइल्यूट करेंगे। ठीक है, ये हमारा होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब जो सेकेंड टॉपिक की हम बात करेंगे, हम पढ़ रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अब जो हम सेकेंड टॉपिक की जो हम बात करेंगे वो होगा हमारा इंस्ट्रक्शन बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कौन कौन से इंस्ट्रक्शन, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हमारे इंस्ट्रक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिफोर। तो हम पहले बिफोर वाली बात करेंगे, फिर ड्यूरिंग और फिर आफ्टर। तो पहला हमारा पॉइंट होगा बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि बिफोर हमें क्या क्या करना है। मान लीजिए एक पेशेंट है, उसे हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की नीड है, तो सबसे पहले हमने क्राइटेरिया डिस्कस करा था कि अगर हमें किसी डोनर का ब्लड चाहिए तो हमें कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए इस डोनर को ब्लड डोनेट करने के लिए। हमने प्रीवियस क्लास में बात करी थी, तो मोर देन 12 ग्राम्स पर DL पर 100 ml के हिसाब से डोनर के अंदर हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और अगर रेसिपिएंट की बात करें कि हमें किस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होती है, तो वो हो गया आपका 8 mg पर DL से अगर उसका कम है हीमोग्लोबिन, 8 ग्राम्स पर DL से अगर उसका हीमोग्लोबिन कम है तो हम उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा पेशेंट है जिसका हीमोग्लोबिन HB 8 से कम है और हमें इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि उसको BT होना है, या BT का शॉर्ट फॉर्म है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, अगर उसको BT होना है तो सबसे पहले हमारा पॉइंट टू पॉइंट हम नोट करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या इंस्ट्रक्शन होगा, सबसे पहले होगा चेक द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर, यानी कि जो भी डॉक्टर है ये डिसाइड करेगा कि उसको कितना ब्लड, किस पेशेंट को कितना यूनिट, किस और कौन सा कंपोनेंट ट्रांसफ्यूज होना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक HCP ऑर्डर, किस किस चीज़ के रिगार्डिंग प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखा है क्या, कितना यूनिट हम ट्रांसफ्यूज करेंगे, कौन सा कंपोनेंट हमें अरेंज करना है ट्रांसफ्यूज करने के लिए, और कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग रेट। तो हमें सबसे पहले जो हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं BT के अंदर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बनते हैं, तो हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है BT के लिए सबसे पहले हम जो चेक हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर, यानी कि जो भी डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर है हम उसके ऑर्डर चेक करेंगे रिगार्डिंग प्रिस्क्रिप्शन यूनिट कंपोनेंट और रेट के रिगार्डिंग। सेकेंड हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, जब ब्लड अरेंज द ब्लड, हमें अरेंज द ब्लड, पेशेंट के लिए ब्लड अरेंज करना है, अरेंज द ब्लड यानी पेशेंट के लिए ब्लड अरेंज करना है हमें ब्लड बैंक के थ्रू। थर्ड जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जब ब्लड अरेंज हो जाता है तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट लगा के लिख लीजिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन बनता है कि इश्यू होने के, ब्लड बैंक से इश्यू होने के विदिन 30 मिनट्स, विदिन 30 मिनट्स हमें ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करना होता है। इससे ज़्यादा हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को होल्ड नहीं करेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हर एक कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। अगर हम इससे ज़्यादा करते हैं तो क्या कंडीशन डेवलप हो सकती है, हीमोलाइसिस, यानी ब्लड का हीमोलाइसिस हो सकता है, यानी RBC का ब्रेकडाउन हो सकता है। इसलिए हमें विदिन 30 मिनट पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है। तो एक नोट लगा के लीजिए, हमारे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। इसके साथ साथ अब हमें क्या करना है, अब हमें पेशेंट की आइडेंटिटी चेक करनी है। जिस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है तो पेशेंट की हमें आइडेंटिटी चेक करनी है बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रिगार्डिंग आइडेंटिटी में हम क्या क्या चेक करेंगे, उसका नेम, एज, सेक्स, उसका CR नंबर क्या है, उसका CR नंबर क्या है, उसके प्रॉपर बैंड है नहीं या नहीं है, हैंड बैंड आइडेंटिटी के लिए जो हम हैंड बैंड यूज करते हैं वो है या नहीं है, और कितने लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे, मिनिमम 2 रजिस्टर्ड नर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेगी नर्स, जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है वो पहले खुद चेक करेंगे नर्सिंग ऑफिसर, और उसके बाद में एक और नर्सिंग ऑफिसर से वो अश्योर करेंगे उसकी पेशेंट की आइडेंटिटी, नेम, एज, सेक्स के रिगार्डिंग उसको अश्योरेंस देंगे कि हाँ हमने सही पेशेंट की आइडेंटिटी हमने आइडेंटिफाई किया है, यही पेशेंट हमें इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है, ताकि इससे हमारे जो
एरर होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, यहाँ हम बिफोर वाली नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे हैं। जो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, नर्सिंग ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब पेशेंट की आइडेंटिटी हमें कंफर्म हो जाती है तो पेशेंट को हम ब्लड कंपोनेंट चेक करेंगे। चेक ब्लड कंपोनेंट या बेग, तो यहाँ लिख देता हूँ बेग। अब ब्लड बेग किस किस के रिगार्डिंग हमें चेक करना है? सबसे पहले हमें चेक करना है कि कौन सा कंपोनेंट, या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर ने जो कंपोनेंट हमें प्रिस्क्राइब किया, क्या वही कंपोनेंट है क्या। इसके अलावा हमें वॉल्यूम कितना है, कितना यूनिट प्रिस्क्राइब किया गया उतना अरेंज हुआ है। इसके अलावा हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो चेक करनी होती है एक्सपायरी डेट, यानी कि जो कंपोनेंट अरेंज हुआ है तो उसकी एक्सपायरी डेट हमें वेरीफाई करनी है कि कहीं ब्लड एक्सपायर तो नहीं है। इसके अलावा कलेक्शन डेट, ये सब चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी कि सबका कंपोनेंट का एक एक्सपायरी होता है, स्टोरेज टाइम होता है। तो इसीलिए हम इन सब चीज़ों को, जैसे हमने आरबीसी के बारे में बात करी थी कि उसका स्टोरेज टाइम जो होता है 35 टू 42 डेज़ है। तो हमें ये अश्योर करना है कि ये इससे ज़्यादा एक्सीड, इससे ज़्यादा दिन नहीं होनी चाहिए आरबीसी को स्टोरेज हुए, और ना हीमोलाइसिस होने के चांस होते हैं, ऐसे ब्लड को हम ट्रांसफ्यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा हम बैग नंबर चेक करते हैं, यूनिट नंबर, ये सारी चीज़ें हम ब्लड बैग के अंदर चेक करते हैं। जहाँ भी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्वेश्चन बनेगा वो मैं आप एक क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। जैसे पहले जो हमने कुछ पॉइंट बात करी, इसके अंदर जो पहला नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिससे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, एक हो गया आपको विदिन 30 मिनट हमें ट्रांसफ्यूज़ करना होता है, और 2 रजिस्टर्ड नर्स या नर्सिंग ऑफिसर से हमें उसको अश्योर करना होता है। इसके अलावा ब्लड बैग कंपोनेंट, इसमें से ज़्यादा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने के क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है। अब हमें क्या करना है, आईवी एक्सेस बनाना है क्योंकि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। तो इंसर्ट आईवी कैनुला, ये बार बार रिपीटेडली इजी क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन कई बार हम इसको गलत कर देते हैं। कितने नंबर का हम आईवी कैनुला, कितने गोज का हम यूज़ करते हैं, 18 to 16 गेज इसमें से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे मैं क्यों लगा रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन बनता है, तो 16 to 18 गेज हम आईवी कैनुला यूज़ करते हैं एडल्ट के अंदर। और कई बार कलर कोडिंग पूछ ली जाती है, तो जो 16 है वो होगा आपका ग्रे कलर, और जो 18 है वो आपका ग्रीन कलर। तो ये है हमारा। और जो लास्ट, जो हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले कंसंट लेंगे पेशेंट या रिलेटिव से फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कंसंट हमें लीगल फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब क्वेश्चन आता है हम कंसंट क्यों लेते हैं, कई बार इसका रेशनल पूछ लेते हैं। तो हमें किसी भी लीगल कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए, अगर कुछ भी होता है पेशेंट को, तो हमारे पास कंसंट है कि पेशेंट ने अपनी सहमति दी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, और उसको कुछ भी होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें प्रोसीजर अच्छे से समझाया गया है। तो कंसंट का मतलब बेसिकली जो पर्पज़ होता है वो होता है हमें किसी भी प्रकार की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें प्रिवेंट करने के लिए हम कंसंट लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जितनी भी हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसके अंदर एक और पॉइंट है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ऐड कर लीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए इसको। बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एक जो लास्ट पॉइंट है, अगर हमें मान लीजिए किसी पेशेंट को मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड है और हमें बीटी के टाइम पे ही अगर उनका टाइम हो रहा है, मेडिकेशन हमें देना चाह रहे हैं, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है। मान लीजिए अगर हमें ओरली पेशेंट को मेडिकेशन देनी है, ओरल मेडिकेशन हमें देनी है, तो हम कितनी, जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि ओरल मेडिकेशन को क्या हम बीटी के साथ में देंगे, क्या बीटी से कितनी देर पहले देंगे या बीटी के बाद देंगे। तो बिफोर 30 मिनट्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें से बनता है कि ओरल मेडिकेशन अगर हम देते हैं तो हमें कितनी देर पहले वो उसको पेशेंट को ओरल मेडिकेशन देनी है, वो हो गया आपका बिफोर 30 मिनट। इसमें आप क्वेश्चन लगा लीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है बिफोर मेडिकेशन, अगर हमें आईवी मेडिकेशन पेशेंट को देनी है, अगर हमें आईवी मेडिकेशंस देनी है तो हम किस टाइम देंगे। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनता है कि हम बिफोर देंगे, ड्यूरिंग देंगे या पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे, तो ये होगा, इसका आंसर होगा जस्ट इमीडिएटली बिफोर, यानी कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उससे जस्ट पहले हम आईवी मेडिकेशन पेशेंट को दे सकते हैं, जस्ट इमीडिएटली बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये दोनों ही एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी मेडिकेशंस के लिए। अगर ओरल मेडिकेशन है पेशेंट को, अगर हमें मुंह से कोई दवाई देनी है तो हमें
मिनट के पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले देना है। मान लीजिए हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन शेड्यूल्ड है 8:30 PM पे, तो हमें ओरल मेडिकेशन कब देना होगा, वो हमें देना होगा 8 PM यानी हाफ एन आवर पहले। और अगर आईवी मेडिकेशन की बात करें तो हम जस्ट पहले दे सकते हैं, जैसे 8:25 पे अगर हम दे सकते हैं, जस्ट पहले हम आईवी मेडिकेशन देंगे और उसके बाद बीटी स्टार्ट कर देंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो इसमें पूछे जाते हैं। अब ये हो गया बिफोर के बारे में। अब हम देखते हैं ड्यूरिंग नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोसीजर में से ज़्यादा क्वेश्चन जो भी जितने भी पूछे जाते हैं वो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पूछे जाते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग बीटी, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, क्या क्या हमें प्रोसीजर फॉलो करने हैं। जैसे प्रीवियसली हमने बात करी कि हमें कंसेंट लेना है, ब्लड आइडेंटिटी चेक करनी है, और ब्लड कंपोनेंट के एक्सपायरी डेट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के प्रिस्क्रिप्शन प्री मेडिकेशन हमें जितना भी देना है वो हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन मान लीजिए हम सब कुछ अरेंज कर चुके हैं, आईवी एक्सेस बना चुके हैं, कंसेंट हमारा हो गया है, अब हम बीटी ट्रांसफ्यूज करने जाते हैं। सबसे पहले फिर दोबारा हम पेशेंट को री आइडेंटिफाई करेंगे, इससे एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 3 पेशेंट है वार्ड के अंदर जिनको सबको बीटी लगना है, और अगर हम जल्दबाजी के अंदर अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो और क्रॉस हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दे तो इसमें एरर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम बार बार पेशेंट को री आइडेंटिटी, उसका नेम, उससे पेशेंट के पास जाएंगे, उससे उसका नेम, एज, सेक्स सारा सब कुछ कंफर्म करेंगे, तो उसको हम बोल देंगे री आइडेंटिफाई करेंगे पेशेंट को। फिर हमें कंसर्न ले लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कि हम आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने जा रहे हैं, ये नॉर्मली ये देखने को मिलेगा इसमें। अगर ये सिम्टम है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, अगर ये सिम्टम है तो आपको हमें बताना है कि आपको कोई अनईज या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, या फिर कोई भी आपको फीवर या चिल्स या कुछ भी ऐसा कुछ रिएक्शन हो रहा है तो मैं आपको इन्फॉर्म करना है। तो सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है पेशेंट को कि किस तरीके से हम बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। कोई भी सिम्टम आ रहा है तो हमें आप हमें बताएंगे। तो इस तरीके से हम पेशेंट को रीअश्योर करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर के बारे में। अब जब री आइडेंटिफाई हो गया, हमारा कंसेंट हो चुका है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के हम सारे ऑर्डर देख चुके हैं, आईवी कैनुला, आईवी एक्सेस पहले ही हम बना चुके हैं। जो आईवी एक्सेस है जो हमने बिफोर बीटी हमने बनाया था उसको पेटेंसी चेक करेंगे, यानी कि वो जो हमने कैनुला जो 16-18 गोज का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो वर्किंग है या नहीं है। तो हम इसमें सबसे एनएस इन्फ्यूज़ करके देखेंगे, क्या करेंगे, पेटेंसी चेक करने के लिए एनएस उसके अंदर इन्फ्यूज़ करेंगे और उसकी पेटेंसी चेक करेंगे। तो आईवी एक्सेस की हम उसके बाद में क्या करेंगे, ये भी हमारे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, उसकी पेटेंसी चेक करेंगे। इसके अलावा सारे बीटी के अरेंजमेंट, अब यूज स्टराइल टेक्निक, जो भी हमें डिसइंफेक्टेंट या ग्लव्स जो यूज़ करने हैं ड्यूरिंग बीटी ताकि इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो यूज़ स्टराइल टेक्निक्स हमें यूज करनी है। अब मान लीजिए जो ब्लड बैंक से हमने ब्लड अरेंज करा है तो उसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कूल, जो ब्लड होता है वो काफ़ी कूलिंग टेम्परेचर पे होता है, तो ब्लड जो होता है काफ़ी कूल होता है। ऐसे में अगर पेशेंट को हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे तो पेशेंट को हाइपोथर्मिया होने के चांसेस होते हैं। पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपोथर्मिया होने के चांसेस है। और ये क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है कि रेपिडली अगर हम कम टेम्परेचर कूल ब्लड हम पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं तो पेशेंट को कार्डिक डिसरिदमिया, यानी कि जैसे ही हमारे आईवी एक्सेस से जो जितना भी ठंडा ब्लड या कूल ब्लड हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो जाके हार्ट में क्या कर देगा, डिसअरिदमिया कोज कर देगा और पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा कूल ब्लड हमें पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूज नहीं करना। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, इससे बचने के लिए हमें यूज ब्लड वार्मर, हमें और कोई भी मेथड यूज़ नहीं करना है एक्सेप्ट ब्लड वार्मर। अगर हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा कूल है और हम उसको थोड़ा सा वार्म करना चाह रहे हैं तो सिर्फ ब्लड वार्मर हम इसको यूज़ करेंगे। किस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए, कार्डिक डिसरिदमिया प्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए कि रेपिडली अगर कूल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर देते हैं तो उससे पेशेंट के अंदर हाइपोथर्मिया होकर डेवलप होकर कार्डिक डिसरिदमिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम ब्लड वार्मर का यूज़ करते हैं। अब जब सारी चीज़ें हम अरेंज कर चुके हैं, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, नर्सिंग ऑफिसर की जो भी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्री वाइटल्स हम चेक करेंगे।
पेशेंट का प्री वाइटल्स हम चेक करेंगे कि पेशेंट के वाइटल स्टेबल तो है, नॉर्मल टीपीआर और जो बीपी है यानी टेम्परेचर, पल्स रेट और बीपी पेशेंट का नॉर्मल होना चाहिए। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्यान देने के लिए, या अगर पेशेंट का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, स्टॉप द, या स्टॉप नहीं बोलेंगे, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, इसको बोलेंगे डिले द ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इन्फॉर्म टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको इसको याद रखना। अगर पेशेंट का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है तो हमें क्या करना है, हमें डिले करना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन को और इन्फॉर्म हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मतलब कि जो भी डॉक्टर है उसको हमें इन्फॉर्म करना है। तो फिर बाद में जो भी स्टेप जो फॉलो करेंगे हम प्रिस्क्रिप्शन के हेल्थ केयर प्रोवाइडर के, कि हमें डिले करना है या कोई मेडिकेशन हमें यूज करनी है, तभी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर पाएंगे। तो हम डिले कर देंगे थोड़ी देर के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन को लो। अगर पेशेंट के वाइटल्स नॉर्मल है तो हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर हम सबसे पहले हमारा जो बीटी बैग है, जो हमारा ब्लड बैग है, उसको हम क्या करेंगे, आईवी पोल पर हैंग कर देंगे। आईवी पोल पर हैंग कर देंगे। अब इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो हाइट पूछी जाती है आईवी पोल की, यहाँ पे क्वेश्चन लगा लीजिए। ये भी क्वेश्चन तो आपका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो हम उसको डिले करेंगे। तो जो आईवी पोल की जो हाइट है वो हो गया आपका 45 सेंटीमीटर या 18 इंचज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर भी पूछ सकते हैं कि कितनी हाइट हम रखते हैं, तो 45 सेंटीमीटर या 18 इंचज़ ऊपर हम आईवी पोल पे ब्लड बैग जो है हमारा उसको हैंग करेंगे। नेक्स्ट हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कवर द ब्लड बैग। कई बार हम हॉस्पिटल सेटिंग में हम देखते हैं ड्यूरिंग बीटी हमारा जो ब्लड बैग होता है वो कवर होता है। तो इसके पीछे इससे क्वेश्चन जो बनता है, इसका पर्पज़ हमें पूछते हैं कि हम ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर किसी पेशेंट का ब्लड बैग जो कवर है उसके पीछे क्या रीज़न है, ये एमसीक्यू आता है। तो मोस्ट ऑफ हम क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं टू रिड्यूस पेशेंट एंजाइटी। नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा। पेशेंट की आइडेंटिटी रिड्यूस वो भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन अगर इसका प्राइमरी अगर हम रीजन देखें तो इसका जो प्राइमरी रीजन हो गया टू प्रिवेंट फ्रॉम हीमोलाइसिस। यानी कि अगर डायरेक्ट अगर अल्ट्रावायलेट जो भी अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में अगर हमारा ब्लड बैग आ रहा है तो हीमोलाइसिस के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने से आरबीसी का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी कि एक उसका फिक्स टेम्परेचर होता है जिस पे आरबीसी स्टोर होती है, इसलिए हम इसको विदिन 30 मिनट ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा उसको हीट वाले इन्वायरमेंट में नहीं रखा जाए। तो इसका जो पर्पज़ में से क्वेश्चन आता है कि क्यों हम ब्लड बैग को कवर करके रखते हैं, तो आपका आंसर होगा टू प्रिवेंट फ्रॉम हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस से हम प्रिवेंट करने के लिए ब्लड बैग को कवर करके रखते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट जो पार्ट होगा, ये जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन सारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीटी। अब इस टाइम हमारे जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, हमने वाइटल चेक कर लिए हैं, ब्लड बैग को हमने हैंग कर दिया है। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो किस तरीके से ब्लड को स्टार्ट करेंगे, स्लो स्टार्ट द बीटी। यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हम किस स्लोली इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें से जो एमसीक्यू बनते हैं वो एमसीक्यू बनेगा कि किस रेट पे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कि हमें किस रेट पे करना चाहिए, तो वो होगा आपका 5 to 10 ड्रॉप्स पर मिनट। क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, बार बार पूछा था कि किस रेट पे हम बीटी स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं। बहुत स्लोली हम इन्फ्यूज़ करेंगे 5 to 10 ड्रॉप्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर सिर्फ ब्लड की 5 से 10 ड्रॉप ही हम इन्फ्यूज़ करेंगे। और कितनी देर के लिए, तो जैसे हमने देखा कि ब्लड जैसे आरबीसी है उसका हमने इन्फ्यूजन टाइम देखा था 4 to 6 आवर्स। तो क्या हम इसी रेट से हम करेंगे तो क्या 4 to 6 आवर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा, हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो ये सिर्फ हम करते हैं फॉर 30 मिनट्स, यानी कि फर्स्ट 30 मिनट बीटी के फर्स्ट 30 मिनट के अंदर जो हमारी रेट होगी बीटी की वो होगा हमारा 5 to 10 ड्रॉप्स पर मिनट। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद ग्रेजुअली अगर पेशेंट टॉलरेट कर रहा है, पेशेंट को कोई सिम्टम ऐसे एडवर्स सिम्टम नहीं हो रहे, तो ग्रेजुअली इंक्रीज़ रेट, तो फिर उसके बाद में हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर देंगे।
अब जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वो रेट पे बनता है 5 to 10 ड्रॉप्स पर मिनट। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा, मान लीजिए पहला ये हो गया, दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा कितने टाइम के लिए, फॉर 30 मिनट इस रेट को रखेंगे। और जो थर्ड क्वेश्चन बनेगा रेट के अंदर से स्लो स्टार्ट के अंदर जो क्वेश्चन बनेगा, इसका रीज़न क्या है कि हम इतना स्लो क्यों देते हैं। तो जो फर्स्ट 30 मिनट होता है बीटी का, जो फर्स्ट 30 मिनट होता है यानी कि 15 to 30 मिनट जो होता है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो पेशेंट को क्या होने के चांसेस रहते हैं, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। मान लीजिए कि किसी ब्लड कंपोनेंट से पेशेंट को सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है, तो पेशेंट के अंदर क्लोट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, हीमोलाइसिस हो जाएगा। तो फर्स्ट 30 मिनट में क्या चांसेस रहते हैं, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्यूट इसको बोल देते हैं हम एक्यूट रिएक्शन, एक्यूट एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। तो ये होने के चांसेस रहते हैं। हम बात करेंगे बाद में जब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस के अंदर कि अगर ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है तो हमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या हमें मेडिकेशन देनी होती है, किस तरीके से हमें इन्फॉर्म करना होता है, क्या हमें सिम्टम देखने को मिलेंगे इस रिएक्शन में, वो हम कॉम्प्लिकेशन के अंदर अलग से हम जब बात करेंगे एंड में। अभी हम सब ये देखेंगे कि हमारा जो रेट है वो 5 to 10 ड्रॉप्स यानी 5 से 10 ड्रॉप्स पर मिनट होना चाहिए 30 मिनट के लिए। और जो क्यों इसका रीज़न है क्योंकि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होने के पेशेंट को सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इस टाइम के दौरान। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक है लेकिन बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हमने वाइटल्स कितने टाइम ड्यूरेशन पे चेक करने होते हैं। तो इसको लिख लीजिए। जब बीटी हम स्टार्ट कर देंगे तो एवरी 15 मिनट्स में हम क्या करना है, पेशेंट के वाइटल्स चेक करने हैं, चेक पेशेंट्स वाइटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। नर्सिंग ऑफिसर अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देता है तो हमें कितने ड्यूरेशन में, हमें एवरी 15 मिनट, स्टार्टिंग में हर 15 मिनट के अंदर हमें जो वाइटल्स है वो हमें चेक करने होते हैं। बाद में हम इसको इंक्रीज़ कर देंगे, फिर उसके बाद में 30 मिनट्स और बाद में 1 आवर। तो लेकिन जो क्वेश्चन बनता है वो कि हमें स्टार्टिंग में वाइटल चेक करने का जो ड्यूरेशन होता है हम कितना होगा, एवरी 15 मिनट के अंदर, इंटरवल के अंदर जो इंटरवल होगा एवरी 15 मिनट्स हम पेशेंट के वाइटल से साइन जो चेक करते हैं। अगर तो इस तरीके से पेशेंट को हम देखेंगे और बीटी हम ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। अगर पेशेंट को कोई अबनॉर्मल फाइंडिंग नहीं आती है और पेशेंट का बीटी अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो हम क्या कर देंगे, बाद में डॉक्यूमेंट्स द फाइंडिंग्स, डॉक्यूमेंट्स द फाइंडिंग। इसके अंदर क्या करेंगे, किस तरीके से क्लाइंट का टॉलरेंस था, तो क्लाइंट्स टॉलरेंस यानी पेशेंट का जो टॉलरेंस था ब्लड बीटी के लिए, वो सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके अंदर हमने अलग अलग एमसीक्यू जैसे कि इंटरवल में से क्वेश्चन पूछता है, रेट में से पूछता है, एलर्जिक रिएक्शन कितने टाइम में होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो आईवी हैंग करते हैं आईवी बॉल पे, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, ब्लड वेग को कवर करने के रीज़न क्या होता है, 100 डिग्री फॉरनाइट में हम बीटी डिले कर देंगे। ये सारी चीज़ें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है। हर एग्ज़ाम में कम से कम मिनिमम 1 एमसीक्यू इसमें से बीटी में से किसी भी तरीके से पूछ सकता है। मान लीजिए वो आपका ब्लड कंपोनेंट में से आए, किसी का स्टोरेज टाइम पूछ ले, या फिर हो सकता है आपका बीटी के प्रोसीजर से नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, या फिर हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस में आए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है बीटी के अंदर कॉम्प्लिकेशन है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा बिफोर और आफ्टर, बिफोर और ड्यूरिंग जो भी हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए अगर पेशेंट को हम बीटी ट्रांसफ्यूज़ कर चुके हैं, तो अब जो कॉम्प्लिकेशन होने की क्या क्या चांसेस है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनने के जो चांसेस है बीटी वाले टॉपिक में से, वो सबसे ज़्यादा बनते हैं कॉम्प्लिकेशंस के अंदर। इसके अंदर बनेंगे कॉम्प्लिकेशंस के अंदर कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा लीजिए। बीटी के अंदर अगर पहला क्वेश्चन कोई अगर एग्जामिनर अगर पहला क्वेश्चन अगर पुट करेगा तो सबसे पहले वो क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस में से वो क्वेश्चन डालेगा, क्योंकि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के चांसेस पेशेंट के अंदर रहते हैं और किस तरीके से हम उसको मैनेज करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा हम इसको डीपली हम सिर्फ उतना ही बात करेंगे जितनी हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन आता है जो हमने बात की थी, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट
एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन जो सबसे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है जो पेशेंट के अंदर ड्यूरिंग बीटी देखने को मिलता है, एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन। ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। कई बार पेशेंट को हम क्रॉस मैचिंग भी हो चुकी है, कंपेटिबिलिटी भी हमने चेक कर ली है, लेकिन कई बार मान लीजिए या तो कोई मेडिकल नेग्लिजेंसी हो कि हमें किसी और पेशेंट का ब्लड हम किसी और को ट्रांसफ़र कर दें, या फिर पेशेंट का जो खुद का इतना कंपेटिबिलिटी चेक करने के बाद पेशेंट की जो बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती है। तो बेसिकली पहले आप ये समझ लीजिए, जो पेशेंट की जो ब्लड होता है उसके अंदर आरबीसी होते हैं, और आरबीसी के सरफेस पे अलग अलग एंटीजन पाए जाते हैं ब्लड ग्रुप के हिसाब से। मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप है तो उस पर ए एंटीजन होता है, बी ब्लड ग्रुप पे बी एंटीजन होता है। तो मान लीजिए अगर ए ब्लड ग्रुप वाले को ए ब्लड ग्रुप हम ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं तो तब तो अगर ये चांसेस नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है अगर हम क्रॉस ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं, जैसे बी ब्लड ग्रुप वाले को ए अगर हम ट्रांसफ्यूज़ कर दें तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनने लग जाती है, क्योंकि ये एंटीजन सेम नहीं मिल पाता बॉडी को, और ये बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है और इसी के ब्लड को क्या कर देती है, हीमोलाइसिस कर देती है, पेशेंट के ब्लड को हीमोलाइसिस कर देती है। तो एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा, पेशेंट का ब्लड हीमोलाइसिस होने लग जाएगा पेशेंट का ब्लड का। क्यों? ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से पेशेंट के अंदर एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन देखने को मिलती है। एलर्जिक रिएक्शन इसको बोलेंगे, पेशेंट को एलर्जिक सिम्टम्स होने लगते हैं। अब जो हमारा जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें से सबसे पहले कि साइन एंड सिम्टम पे से क्वेश्चन बनेंगे, तो पहले हम लिख लीजिए फॉर विदिन, ये कब शो होता है, विदिन 15 to 30 मिनट्स। अब इसमें से एमसीक्यू कैसे बनता है, मान लीजिए टाइम ड्यूरेशन पूछ ले कि पेशेंट को बीटी स्टार्ट हुआ और 15 मिनट के अंदर या स्टार्टिंग में पेशेंट को ऐसे ऐसे सिम्टम शो हो रहे हैं, जो सिम्टम की हम बात करेंगे, तो उसको कौन सा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्यूट एनाफाइलेटिक, या इसी को हम बोल देते हैं एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन। अब जो हमें डिफ्रेंशिएट करना है, अलग अलग कॉम्प्लिकेशन में अलग अलग साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से साइन एंड सिम्टम से हम आइडिया लगा पाएंगे कि कौन से पेशेंट को कौन सा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है। तो इसके अंदर आप एक ट्रिक फॉलो कीजिए। इसके अंदर आप हमें एक शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, REACTION, यानी कि अगर इस सिम्टम को याद रखने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, रिएक्शन, जो वर्ड होता है रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम इसको पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन या एक्यूट एनाफाइलेटिक कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिलता है। एक होता है रेसेस, क्या होगा, अगर पेशेंट को अगर ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है तो पेशेंट की पूरी बॉडी पे क्या रेसेस, रेड रेसेस डेवलप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हीमोलाइसिस हो रहा है और ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्लॉट बन गए हैं, इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेंगे, रेसेस, पूरी बॉडी पे रेसेस देखने को मिलेंगे। ई से हमारा हो गया इलेवेटेड बॉडी टेम्परेचर, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, यानी कि पेशेंट का जो हमने प्री वाइटल चेक करे थे और ड्यूरिंग हम कर रहे हैं, अगर पेशेंट का सडनली टेम्परेचर 100 डिग्री फॉरेनहाइट से ऊपर चला गया है तो हम समझ जाएंगे कि पेशेंट को कोई रिएक्शन हो रही है और हम बीटी स्टॉप कर देंगे। और क्या हो सकता है, एकिंग का मतलब होता है पेन, कहाँ पे होगा, चेस्ट और बैक में एकिंग। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए हमारे लिए कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा, इसको हम यूज करेंगे। जो हमारा जो पेन होगा वो होगा चेस्ट और बैक के अंदर, पेशेंट की चेस्ट और बैक के अंदर इस रिएक्शन की वजह से पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होगा, पेशेंट को चिल्स, यानी कि पेशेंट को शिवरिंग होने लग जाएगी, पेशेंट को सर्दी लगने लग जाएगी, क्योंकि पेशेंट के रिएक्शन की वजह से पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और उसको चिल्स के सिम्टम देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, हम देखेंगे कि वाइटल साइन के अंदर पहला जो चेंज हुआ वो हो गया इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। दूसरा क्या चेंज होगा, टेकीकार्डिया, यानी कि जो पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाएगी, नॉर्मल जो होती है 72 to 80 उनसे इंक्रीज हो जाएगी। तो हम समझ जाएंगे कि पेशेंट को किसी प्रकार की कोई रिएक्शन हो रही है। ऐसे हम देखेंगे पेशेंट को इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, और इसको हम क्या बोल देते हैं, टेकिनिया इसको हम बोल देते हैं। तो पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी, जो सबसे पहले जो मार्कर जो हम यूज़ करेंगे, वाइटल्स जो हम देखेंगे पेशेंट के, जो मॉनिटर पे हम देख रहे हैं, सडनली उसका टेम्परेचर और जो इसका हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट हम पेशेंट को सडनली इंक्रीज़ हमें मिलेगी। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट को ओलिगोयूरिया, यानी कि पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, पेशेंट का यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। और क्या देखने को मिलता है, और हमें देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर नोजिया,
पेशेंट को वोमिटिंग से नोजिया, वोमिटिंग और ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो आपको याद रखना है क्यों इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए और कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है, उसमें भी जब हम आगे कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे उसमें भी टेकीकार्डिया देखने को मिलता है, उसके अंदर भी टेकीनिया देखने को मिलता है। लेकिन जो हमें डिफ्रेंशिएट करना, मान लीजिए एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, जब हम आगे कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे, सेप्टिसीमिया अगर पेशेंट के अंदर होता है, डिलेड कॉम्प्लिकेशन जो होता है बीटी का, उसके अंदर भी एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो हम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वो एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन है या। तो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, अगर पेशेंट का विदिन 15 to 30 मिनट अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया। दूसरा रेसेस, सेप्टिसीमिया के अंदर रेसेस कम चांस होते हैं कि रेसेस अपीयर हो, तो ये दो जो चिल्स तो सेप्टिसीमिया के अंदर भी देखने को मिलेगा। एक जो होता है आपका ओलिगोयूरिया, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, यानी कि हमें पता चलेगा कि दोनों कॉम्प्लिकेशन में से हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो आप विदिन ये वाली जो रिएक्शन होगी आपके विदिन पेशेंट के 15 to 30 मिनट या हो सकता है 15 मिनट से भी पहले जो पेशेंट ब्लड में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो हमें ये देखने को मिलेगा। तो ये आपके साइन एंड सिम्टम आपको याद रखने हैं। किस ट्रिक से हमें याद करना है, रिएक्शन से। रेसेस दिखेंगे, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, चिल्स, टेकीकार्डिया और सारे सिम्टम इस तरीके से पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। अब जो हमें देखना है पेशेंट के अंदर, साइन एंड सिम्टम की हमने बात कर ली, अब देखेंगे कि पेशेंट के अंदर हम किस तरीके से उसका मैनेजमेंट हम जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनता है, पहला तो ये कि विदिन 15 to 30 मिनट ये डेवलप होती है। उसके अलावा क्यों होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से क्या देखने को मिलता है, हिमोलाइसिस और क्या क्या सिम्टम। जो पहला क्वेश्चन बनेगा इसमें से सिम्टम में से बनेगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पहला कॉम्प्लिकेशन हम पढ़ रहे हैं एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन। इसके अंदर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी हमारी, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको कि क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये रिएक्शन अगर हम डायग्नोस कर पाते हैं और पेशेंट को हमें पता चल रहा है कि पेशेंट के अंदर ये रिएक्शन हमें देखने को मिल रही है, तो स्टेप बाय स्टेज वही सीक्वेंस फॉलो करना है जो मैं नंबर डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम जो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पहले कर देंगे, थर्ड बाद में कर देंगे। सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्वेश्चन आता है कि नर्सिंग ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर ये हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या करना, हमें जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम चल रहा है उसको क्या कर देंगे, स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक है, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बीटी के टाइम अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो सबसे पहले नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनेगी। इसको अंडरलाइन करके अलग से नोट लगा के लिखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फिर उसके बाद में क्या करना है, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम कई बार गलती कर देते हैं कि हम उसके बाद में क्या कर देते हैं, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अभी हमें नोटिफाई नहीं करना है। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या करेगी, जो डिस्कनेक्ट आईवी एक्सेस से हमें डिस्कनेक्ट करना है बीटी को, और क्या करना है, आईवी एनएस बोलस देना है ताकि जो भी ब्लड है फ्लश हो जाए। क्या करना, हमें आईवी एनएस बोलस देना है। जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पहले हम पेशेंट को हम देख रहे हैं कि हमारे वाइटल्स जो अगर उसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है और हमने डायग्नोस किया कि उसको कोई रिएक्शन हो रही है, तो पहले क्या करेंगे, स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फिर करेंगे हम डिस्कनेक्ट आईवी एक्सेस और क्या करेंगे, उसमें एनएस बोलस देंगे। थर्ड जो हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिजिशियन या डॉक्टर, जिसको भी हमें जो भी अवेलेबल है उनको हमें एज सुन एज पॉसिबल हमें क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। और जो फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब हम क्या करते हैं, जो भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, जो हमारी गाइडलाइन होती है इसके अंदर हम मेडिकेशन करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पेशेंट को स्ट्रेट ऑर्डर के अंदर एविल या हाइड्रोकोट हम लगाएंगे। ये दो मेडिकेशन हमें, क्योंकि हमारा ये मेडिकेशन का ऑर्डर पहले से हमें मेंशन होता है, तो बीटी स्टॉप करने के बाद हमें स्ट्रेट क्या लगाना है, स्ट्रेट का मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली हमें क्या लगाना है, एविल और हाइड्रोकोट। और जो फिफ्थ जो चीज़ हम करेंगे, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब हमने बात करी थी, आप यहाँ देखिए, जब हमने बात करी थी बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि जो हमारे जो वाइटल्स है वो कैसे चेक करने हैं, हमें हर 15 मिनट के अंदर चेक करने हैं। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने हर 15 मिनट के अंदर वाइटल्स चेक करने हैं।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। हाँ, तो 15 मिनट के अंदर हमें, हर 15 मिनट के अंदर हम क्या करना है, वाइटल्स चेक करने हैं पेशेंट के। कब हमने बात करी थी, ये बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में हमने बात करी थी। अब जो हम रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं हम कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि, एक मिनट, हाँ, अब जो हमें वाइटल चेक करने हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको स्टार लगा लीजिए। अगर पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है और ड्यूरिंग बीटी हम जो वाइटल चेक करेंगे वो कितने इंटरवल पे करेंगे, एवरी 15 मिनट्स, एवरी 15 मिनट्स। ये कब है, जब हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन नॉर्मली पेशेंट के अंदर चल रहा है। लेकिन अगर पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हुई है तो हमें वाइटल कितने इंटरवल में चेक करने, एवरी 5 मिनट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम देखते हैं कि कई बार आंसर 5 मिनट करेक्ट होता है, कई बार 15 मिनट, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे हम एवरी 5 मिनट क्या करेंगे, चेक वाइटल्स, पेशेंट के वाइटल्स हम हर 5 मिनट के अंदर चेक करेंगे, अगर ये हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद में अगर नीड है तो पेशेंट को यहाँ पे, जहाँ पे हमने मेडिकेशन किया था, यहीं पे हम O2 थेरेपी पेशेंट को स्टार्ट करेंगे। इसमें बहुत सारा मैनेजमेंट हम बाद में करते हैं, लेकिन जो हमारी जो प्राइमरी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे प्रायोरिटीज़ वाइज है, तो फर्स्ट हमारा स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेकंड हम डिस्कनेक्ट आईवी एक्सेस को IV अनस बोलस देंगे ताकि वो जो क्लियरेंस हो जाए वहाँ पे IV एक्सेस से ब्लड का। थर्ड हम इन्फॉर्म HCP, फिर बाद में जो भी ऑर्डर हमें फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर से हमें ऑर्डर मिलेंगे, वो ऑर्डर हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अब ये हो गया आपका फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन। फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन के अंदर हमने साइन एंड सिम्टम की बात करी और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करी। अब हम पढ़ेंगे दूसरा कॉम्प्लिकेशन। दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्कुलेटरी ओवरलोड हम किसे बोलेंगे, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली हमने पहला कॉम्प्लिकेशन बात करी थी कि हिमोलाइटिक रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन कैसे बोलेंगे। सर्कुलेटरी, जब रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर देते हैं, क्यों देखने को मिलता है, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर देते हैं तो पेशेंट की बॉडी क्या करती है, टॉलरेट नहीं कर पाती है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा रेट से हम पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो पेशेंट के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता है, और जो एक्स्ट्रा ब्लड है उसकी वजह से पेशेंट को जो सिम्टम देखने को मिलते हैं, जो लंग्स के अंदर हमें उसको लंग्स से रिलेटेड सारे जो भी ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सर्कुलेटरी ओवरलोड की वजह से एक्स्ट्रा जो ब्लड है या एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाता है और वो हमें सिम्टम देखने को मिलता है। तो सर्कुलेटरी ओवरलोड क्यों होता है, अगर हम रेपिडली, जो हमने बात करी थी कि हम स्टार्टिंग में 5 to 10 ड्रॉप्स हमें स्टार्ट करना है। अगर हम मान लीजिए कि हम टाइमिंग की वजह से हम पेशेंट के अंदर जो प्रिस्क्राइब्ड रेट है उससे ज़्यादा अगर उस रेट से ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो पेशेंट के अंदर सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के चांसेस होते हैं। और पेशेंट को अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम। पेशेंट के सर्कुलेटरी ओवरलोड के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। जितने भी, आपको एक चीज़ याद रखनी, जितने भी कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे सब में पेशेंट को हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन जिसके अंदर पेशेंट को, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है और ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो पेशेंट का जो BP बढ़ जाएगा, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन। पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, पेशेंट का BP जो सडन इंक्रीज हो जाएगा पेशेंट का। और क्या देखने को मिलेगा सर्कुलेटरी ओवरलोड के अंदर, जो उसकी पल्स है वो कैसे देखने को मिलेगी, बाउंडिंग पल्स। कैसे देखने को मिलेगी, बाउंडिंग पल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार पल्स में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वीक पल्स देखने को मिलेगी, थ्रिल देखने को मिलेगा, इरेगुलर देखने को, तो कैसे मिलेगी, बाउंडिंग पल्स, यानी कि उसकी जो पल्स हमें काफ़ी बाउंडिंग मतलब काफ़ी तेज़ी से हमें सुनाई देगी उसकी पल्स। हम अगर हम असेस करेंगे तो काफ़ी हम उसको असेस कर पाएंगे। तो जो पल्स देखने को मिलेगी वो हो गया आपका बाउंडिंग पल्स, उसके अंदर देखने को मिलेगी। हाइपरटेंशन उसको देखने को मिलेगा। और क्या होगा उसके अंदर, टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि उसकी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। और पेशेंट को क्या देखने को मिलता है, जो साउंड, अगर हम चेक करेंगे स्टेथोस्कोप से तो जो हमारा लंग्स के अंदर जो साउंड देखने को मिलेंगे वो किस प्रकार के देखने को मिलेंगे, वीजिंग साउंड। इस प्रकार को वीजिंग साउंड हमें देखने को मिलेगी। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ पूछा जाता है।
सर्कुलेटरी ओवरलोड में एक पल्स में से पूछा जाता है कौन सी पल्स, बाउंडिंग पल्स हमें देखने को मिलती है, और जो साउंड है वो कैसा देखने को मिलेगा हमें, व्हीजिंग साउंड हमें सुनने को मिलेगा। इसके अलावा और क्या पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, इसके अलावा डिस्टेंडेड जुगुलर वेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर्कुलेटरी ओवरलोड का डिफरेंशियल डायग्नोसिस इससे हम कर सकते हैं। डिस्टेंडेड जो आपकी जुगुलर वेन है पेशेंट की, मान लीजिए पहले नॉर्मल फ्लो था तो पेशेंट की विजिबल इतनी ज़्यादा नहीं थी, जो नेक पे जो जुगुलर वेन होती है, लेकिन जैसे सर्कुलेटरी ओवरलोड होगा तो हमें अच्छे से पेशेंट की जो है डिस्टेंडेड हमें देखने को मिलेगी। इस तरीके से सर्कुलेटरी ओवरलोड की वजह से हम जुगुलर वेन का डिस्टेंशन हम देख पाएंगे, तो हम समझ जाएंगे कि पेशेंट को कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, वो आपका सर्कुलेटरी ओवरलोड। इसके अलावा जो सारे सिम्टम जो देखने को मिलते हैं वैसे वाले सिम्टम देखने को मिलेंगे जो हमें एलर्जिक रिएक्शन में देखने को मिलते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन हमें देखने को मिलेगा, और क्या हमें देखने को मिलेगा, इडीमा पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये सारे सिम्टम, लेकिन जो इसमें जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे करेंगे, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, बाउंडिंग पल्स और व्हीजिंग साउंड, इससे हम और डिस्टेंडेड नेक वेन, तो ये 4 सिम्टम इससे हम डायग्नोस कर पाएंगे कि पेशेंट को सर्कुलेटरी ओवरलोड की कंडीशन में पेशेंट जा रहा है। और एडिमा की कंडीशन ये तब होता है जब हम इसका कारण क्या होगा, कारण पूछ लेंगे तो क्या कारण होगा, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, यानी प्रेस्क्राइब रेट से भी हम ज़्यादा तेज़ रेट से अगर हम ज़्यादा रैपिडली हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे इसके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन हम उनकी बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, जो प्रायोरिटी वाइज है। हम किसकी बात करेंगे, प्रायोरिटी वाइज, क्योंकि प्रायोरिटी वाइज में हम सबसे पहले हम गलती क्या कर देते हैं, हम सबसे पहले कर देते हैं कि इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। नहीं, प्रायोरिटी हमारी वो नहीं होगी, अगर हम वो वेरी करता है, डिपेंड करता है कि हमें कौन सा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ है। मान लीजिए एलर्जिक रिएक्शन है तो हमें सबसे पहले स्टॉप करना है, डिस्कनेक्ट करना, थर्ड नंबर पर आता है इन्फॉर्म टू द HCP हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिजिशियन। और वैसे ही अगर सर्कुलेटरी ओवरलोड हो रहा है तो सबसे पहले हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, प्रायोरिटी वाइज देखते हैं, क्वेश्चन भी प्रायोरिटी वाइज आता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि जो कारण था, जो हमारा रीजन था इसका, उस रीजन को हमें स्टॉप करना है, यानी कि क्या करना है, स्लो द, हमें बंद नहीं करना है यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कोई रिएक्शन नहीं हुई है, सिर्फ हमें क्या करना है, स्लो द रेट, जिस रेट से हम रेपिडली ट्रांसफ्यूज कर रहे थे, स्लो द रेट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो रेट है उसको हम स्लो कर देंगे ताकि पेशेंट टॉलरेट कर पाएगी। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रायोरिटी वाइज हम देखें तो जो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेशेंट को पोजीशनिंग देनी है। कौन सी पोजीशनिंग देनी है पेशेंट को, प्लेस, कौन सी पोजीशन, अपराइट पोजीशन, यानी कि हाई पावलर या फाउलर पोजीशन हम पेशेंट को देखें ताकि जो भी उसको डिस्निया हो रहा है, एक जो सिम्टम में हमने यहाँ ऐड नहीं किया था, वेरी कॉमन सिम्टम डिस्निया पेशेंट को होता है सर्कुलेटरी ओवरलोड के अंदर, क्योंकि लंग्स के सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। और क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये 2 सिम्टम जो लंग्स से रिलेटेड, इसकी ओवरलोड हो गया और लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से ये 2 सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे और पेशेंट का सेचुरेशन हमें डाउन देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना है, अपराइट पोजीशन, इससे क्या होगा, पेशेंट को ईजी होगा ब्रीदिंग में, अपराइट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन सी पोजीशन देते हैं सर्कुलेटरी ओवरलोड में, क्वेश्चन लगा लीजिए दोनों पे प्रायोरिटी वाइज। और फिर थर्ड पे हम क्या करते हैं, थर्ड पे, इसमें भी हम थर्ड पे करेंगे, नोटिफाई द फिजिशियन या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हम इन्फॉर्म करेंगे। और उसके बाद में अगर वो प्रिस्क्राइब होता है तो हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर क्या करेंगे, अगर पेशेंट को अनईजी हो रहा है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है तो O2, अगर सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया है तो डायूरेटिक हम देंगे ताकि एक्स्ट्रा फ्लूइड को डायूरेटिक बाहर निकाल देंगे। और इन केस अगर हमें ऑर्डर है तो मॉर्फिन सल्फेट, अगर उसको पेन ज़्यादा हो रहा है तो हम मॉर्फिन सल्फेट करेंगे। लेकिन जो हमारी प्रायोरिटी होगी फिजिशियन को नोटिफाई करना, थर्ड प्रायोरिटी, जो फर्स्ट और सेकंड जो प्रायोरिटी होगी हमारा, स्लो द रेट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और पेशेंट को पोजीशनिंग देनी है, अपराइट पोजीशन, यानी कि पेशेंट को, अगर पेशेंट का मान लीजिए ये बेड है और इस तरीके से पेशेंट सो रहा है तो हम पेशेंट को कैसी पोजीशन देनी है, पेशेंट को ऐसे अपराइट पोजीशन देनी है बेड पे, ताकि पेशेंट को ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया हमारा सेकंड कॉम्प्लिकेशन। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है यही। और इन केस, अगर इन केस एक और चीज़ हम देख लीजिए, इन केस अगर हमें सर्कुलेटरी ओवरलोड ज़्यादा हो गया तो हमें कौन सा प्रोसीजर करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा फ्लेबोटोमी, यानी कि जो वेन है उसको हम एक्सेस बना के वहाँ से एक्स्ट्रा जो भी फ्लूइड है, एक्स्ट्रा ब्लड है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे ताकि पेशेंट का जो ओवरलोड की कंडीशन है उसको मैनेज कर पाएंगे। तो ये चीज़ करेंगे हम
बेसिकली 3 जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें उस पर ध्यान देना है। पहले सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, पहले हमें पेशेंट को जो मैनेज हम कर पाते हैं अपने लेवल पे हम वो करने की कोशिश करेंगे। फिर आपका जो थर्ड कॉम्प्लिकेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी कॉम्प्लिकेशन है मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट की बात कर रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो बार बार पूछे जाते हैं और जो पेशेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमें करना एज ए नर्सिंग ऑफिसर। तो इस पर भी आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं एक चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि लगभग कुछ सिम्टम जो हर कॉम्प्लिकेशन में हमें देखने को मिलते हैं। मान लीजिए टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्निया, फीवर, चिल्स, ये कुछ ऐसे सिम्टम है जो मैं हर कॉम्प्लिकेशन में हमें देखने को मिलता है, लेकिन हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूँ कि किस तरीके से करेंगे। अगर ये सिम्टम विदिन 15 to 30 मिनट देखने को मिल रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा सिम्टम जो हमें इंडिकेट करेंगे जैसे रेसेस हो रहे हैं, तो ये सिर्फ हीमोलाइसिस यानी कि एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन के अंदर ही हो सकता है। अब देखेंगे, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप सेप्टिसीमिया के सिम्टम देखेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी रिसेंबल करेंगे, काफ़ी सेम सिम्टम लगेगी। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा कॉम्प्लिकेशन अकर हो रहा है पेशेंट के अंदर, ये क्यों होता है। पहले हम सबके रीजन देख रहे हैं, जैसे कि हमने एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन का हमें जो कॉम्प्लिकेशन है उसका रिएक्शन हमें रीजन देखा क्यों होता है। पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी एंटी रिएक्शन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, हीमोलाइसिस की कंडीशन की वजह से ये देखने को मिलता है। फिर हमने दूसरे कॉम्प्लिकेशन की बात करी, ये क्यों देखने को मिलता है, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। अब जो हम तीसरा कॉम्प्लिकेशन बात करते हैं इसका रीज़न इसका जो रीज़न हम पढ़ेंगे कि इसका जो कारण है वो क्यों हमें ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। ये हमें देखने को मिलता है क्योंकि प्रेजेंट ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड। मान लीजिए किस तरीके से जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है पेशेंट के अंदर इन्फेक्टेड ब्लड है और उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो इसका जो कारण है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया का मतलब हो गया, सेप्टिसीमिया का मतलब समझिए सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन इन ब्लड, इसका बेसिक मतलब है। ईमिया जहाँ वर्ड होता है AIME तो ब्लड के लिए यूज करते हैं, तो इन्फेक्शन इन ब्लड को हम क्या बोल देते हैं, सेप्टिसीमिया। तो इसका हम रीज़न पढ़ लिए। अब जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इसकी क्या पता होना चाहिए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या इसी को हम बोल देंगे साइन एंड सिम्टम। तो हमें ये किस तरीके से हम डायग्नोस करेंगे। सबसे पहले पेशेंट को क्या होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है, फीवर। तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए। सबसे पहले अगर सेप्टिसीमिया की कंडीशन है तो फीवर, चिल्स हमें पेशेंट को अंदर देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा, चिल्स, यानी कि पेशेंट को सिवरिंग होगी, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कंपकंपी लगेगी, तो चिल्स हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, वोमिटिंग। तो कुछ सिम्टम हैं जो हमें डिफ्रेंशिएट करना है, वोमिटिंग। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, डायरिया, डायरिया पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। और पेशेंट का ब्लड प्रेशर पे क्या, मैंने एक कॉम्प्लिकेशन की बात की जिसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा था, वो था सर्कुलेटरी ओवरलोड। बाकी जितने भी कॉम्प्लिकेशन की हम बात करते हैं उसके अंदर बेसिकली जो पेशेंट का जो BP है वो कम होता है, तो हाइपोटेंशन, BP डिक्रीज हो जाएगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। और इन केस पेशेंट को अगर वर्सनिंग कंडीशन हो जाती है, पेशेंट कंडीशन और वर्स हो जाती है, तो उसको शॉक की कंडीशन में पेशेंट जा सकता है। तो यह है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिससे हम पेशेंट को डिफरेंशियल डायग्नोस करना कि कौन सा कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के अंदर डेवलप हो रहा है। अब जो हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बार बार हम एग्जाम में गलत कर देते हैं, और हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, नोटिफाई द फिजिशियन। अब जो हमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रायोरिटी वाइज करना है ताकि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो हमारा जो इसके अंदर जो हमारी पहली नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रायोरिटी वाइज, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हम सेप्टिसीमिया को अपने लेवल पे मैनेज नहीं कर सकते। तो इन केस में जो हमारी पहली नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसको क्वेश्चन लगा लीजिए, ये वो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम बार बार गलत करके आते हैं। नोटिफाई द फिजिशियन, नोटिफाई द फिजिशियन या हेल्थ केयर प्रोवाइडर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेप्टिसीमिया का कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है, हमें लग रहा है कि सिम्टम से सेप्टिसीमिया हो रहा है पेशेंट को, तो क्या करना है, सबसे पहले, क्योंकि सेप्टिसीमिया हमारे लेवल पे हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना है, नोटिफाई द फिजिशियन। और जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको याद रखना है, ज़्यादा फर्स्ट से ज़्यादा सेकेंड पूछेंगे, जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करना है, कल्चर भेजना है। किसका, ब्लड का। क्यों भेजना है हमें कल्चर, हम देख पा रहे हैं कि सेप्टिसीमिया कंडीशन डेवलप हो रही है, यानी कि ब्लड के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो हम उसको डायग्नोस करने के लिए हम क्या करेंगे, कल्चर ऑब्टेन करेंगे, ऑब्टेन कल्चर और सेंड टू लेबोरेटरी। ये हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है कि हमें कल्चर ऑब्टेन करना है, सेकंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और फिर थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिजिशियन को हमने नोटिफाई कर दिया, फिर अगर ऑर्डर मिलते हैं तो हमें क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन
O2 क्योंकि उसको डिस्ने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और अगर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करा जाता है तो पेशेंट को एंटीबायोटिक्स हम करेंगे क्योंकि उसको सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन कंडीशन हो रहा है, या आईवी वेसोप्रेशर क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पेशेंट शॉक के कंडीशन में डेवलप, क्योंकि जो कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं सेप्टिसीमिया के अंदर बैक्टीरिया के, वो क्या करते हैं हमें शॉक की कंडीशन डेवलप कर देते हैं, तो वेसोप्रेशर देंगे तो हमें शॉक से हम प्रिवेंट करेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम सारे प्रिस्क्रिप्शन पे हम दे सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। लेकिन जो हमारी बेसिक नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रायोरिटी वाइज, पहला इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, पहले हमें इन्फॉर्म करना और दूसरा कल्चर भेजना ब्लड का। तो हमने 3 कॉम्प्लिकेशन में बात करी, तीनों में प्रायोरिटी वाइज जो है हमने साइन एंड सिम्टम अलग देखे हैं, और जो प्रायोरिटी वाइज नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अलग होती है। केवल ये जो सेप्टिसीमिया इसके अंदर हम सबसे पहले नोटिफाई फिजिशियन करेंगे, बाकी 2 में हमें पहले और भी हमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, उसके बाद ही हम जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे पेशेंट का बेसिक लेवल पे हम मैनेज करने के बाद में। ये तो हो गई, ये जो 3 रिएक्शन हमने पढ़ी है। मान ली हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन पढ़ रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये तो क्या हो गया आपका इमीडिएट जो होता है, जो रिएक्शन होती है, जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं वो होते हैं, जिसके अंदर हमने क्या करें इमीडिएट के अंदर हमने पढ़ा एलर्जिक रिएक्शन, हमने पढ़ा एलर्जिक रिएक्शन फर्स्ट। सेकंड हमने पढ़ा सर्कुलेटरी ओवरलोड, यानी कि ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कुछ समय यानी कि बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के बाद में ये कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा सर्कुलेटरी ओवरलोड, और तीसरा हमें देखने को मिला सेप्टिसीमिया, पेशेंट की ब्लड के अंदर इन्फेक्शन अगर स्प्रेड हो गया तो उसको। अब जो हम कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे, फोर्थ कॉम्प्लिकेशन हमारा जो होगा वो होगा हमारा, अब जो हम पढ़ेंगे ये इमीडिएट था, अब हम पढ़ेंगे डिलेड। कई बार क्या होता है पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है और ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, लेकिन काफ़ी टाइम बाद कुछ वीक्स बाद या कुछ मंथ्स बाद में पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं, तो वो सारे कॉम्प्लिकेशन किसके अंदर आएंगे, वो होंगे आपके डिलेड कॉम्प्लिकेशंस के अंदर। तो कई बार पूछ लेते हैं कि डिलेड कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के अंदर कितने बाद होते हैं, तो वीक्स टू मंथ्स लेटर, वीक्स टू मंथ्स लेटर, यानी कि कुछ वीक या मंथ के बाद में पेशेंट के अंदर क्या होता है हमें कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली कब देखने को मिलता है, इसका रीज़न क्या है, ये देखने को मिलता है अगर पेशेंट मान लीजिए सीवियर एनीमिक कंडीशन है, या पेशेंट को बार बार हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर हमें देखने को मिलता है। अगर बार बार हम ज़रूरत से ज़्यादा या फिर बार बार पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम बार बार पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तब हमें डिलेड कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। इसके अंदर जो हमारा मोस्ट कॉमन जो है फोर्थ हम पढ़ेंगे, 3 हमने बात कर ली, जो फोर्थ पढ़ेंगे वो होगा हमारा फोर्थ होगा हमारा आयरन ओवरलोड, फोर्थ होगा हमारा आयरन ओवरलोड, यानी कि बार बार हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, इसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, आयरन का ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी के हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, और उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आयरन पेशेंट के अंदर आयरन ओवरलोड की कंडीशन देखने को मिलेगी। ये कब होता है, इसका रीज़न क्या है, हर कॉम्प्लिकेशन का हमने एक रीज़न पढ़ा, इसका रीज़न क्या होगा, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से आयरन ओवरलोड की कंडीशन देखने को मिलती है। तो पेशेंट को क्या होगा, जैसे पेशेंट को जैसे एनीमिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पेशेंट को हम बार बार मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो इसके हम साइन एंड सिम्टम देखते हैं सबसे पहले, ताकि हमें पता चले कि आयरन लोड को हम कैसे डायग्नोस कर पाएंगे कि पेशेंट के अंदर आयरन ओवरलोड का कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है। तो इसके अंदर पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा, और हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। ये सिर्फ बेसिक सिम्टम है, लेकिन इसको कंफर्म कैसे करेंगे, जैसे फिजिशियन ऑर्डर पे अगर हम लैब वैल्यू हम भेजते हैं तो हमें क्या होगा, सीरम फेरेटिन जो लेवल हमारा जो बड़ा हुआ मिलेगा, तो हम समझ जाएंगे कि पेशेंट को आयरन ओवरलोड की कंडीशन क्या होगा, सीरम फेरेटिन इंक्रीज होगा और पेशेंट को आयरन ओवरलोड की कंडीशन। अब जो इसमें से क्वेश्चन बनता है वो इसके ट्रीटमेंट पे बनता है, यानी कि आयरन ओवरलोड का जो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, आयरन ओवरलोड के अंदर हम कैसे उसको मैनेज किया जाता है, इसके जो हमारा मैनेजमेंट पे से क्वेश्चन बनेगा, इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में से क्वेश्चन नहीं बनता। जो हमारा ट्रीटमेंट है उसमें जो एक ड्रग दी जाती है आयरन ओवरलोड को कम करने के लिए, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। एक इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो ड्रग दी जाती है इसको बोलते हैं डीफेरोक्सामाइन, एक ड्रग है डीफेरोक्सामाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना। आयरन ओवरलोड की कंडीशन के अंदर पेशेंट को हम क्या देते हैं, डीफेरोक्सामाइन देते हैं। इसके रूट में से हमें क्वेश्चन पूछता है कि हम किस रूट से हम देते हैं, या तो हम इसको देंगे आईवी
या फिर हम देंगे सबक्यूटेनियस रूट से। तो आपको याद रखना है, स्टार लगा लीजिए। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। डिलेड कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है? आयरन लोड होता है, उसका जो ट्रीटमेंट हम करते हैं वो डीफेरोक्सामाइन होता है। ये क्या करता है पेशेंट, ये क्या करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं कि डीफेरोक्सामाइन किस तरीके से पेशेंट के अंदर आयरन ओवरलोड की कंडीशन को ठीक करता है। तो क्या करेगा ये? रिमूव, जो भी हमारे ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा आयरन हो गया है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, इसको रिमूव करेगा। रिमूव एक्यूमुलेटेड आयरन किस रूट से करेगा ये? वाया किडनी के थ्रू हमारा जो जितना भी एक्स्ट्रा आयरन जो हमारा आयरन ओवरलोड की वजह से हो गया, तो वाया किडनी के थ्रू इसको बाहर निकालता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? तो हमें पेशेंट को एजुकेट करना है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? जो पेशेंट का यूरिन है, क्योंकि उसके अंदर आयरन, डीफेरोक्सामाइन क्या कर रहा है? आयरन को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल रहा है। तो क्या देखने को मिलता है? उसका जो यूरिन है वो रेड हो जाएगा, क्योंकि आयरन उस यूरिन में से निकल रहा है। तो पेशेंट को एजुकेट करना है कि ये नॉर्मल फाइंडिंग है। एजुकेट पेशेंट अबाउट यूरिन कलर, यानी कि डिफ्रोक्सामाइन चल रहा है तो पेशेंट को एंजाइटी नहीं हो, इसलिए हमें उसको एजुकेट करना है कि आपकी ड्रग चल रही है, इस वजह से आपका जो यूरिन है इसका कलर चेंज हुआ है, तो आपको इसमें कोई एंजाइटी, आपको कोई इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने बात करी डिलेड कॉम्प्लिकेशन के अंदर से सिर्फ ये क्वेश्चन बनता है। अब जो हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, कि और कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हमें क्या क्या कंडीशन और देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, जो डिजीज़ जो ट्रांसमिट होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, कौन कौन सी डिजीज़, कई बार 4 ऑप्शन में दे देता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ जो है ट्रांसफ्यूज होती है पेशेंट के अंदर, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जो डिजीज़ है कौन कौन सी हम बात करेंगे, जो सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज़ है जो ट्रांसफ्यूज होती है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लगा लीजिए। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से या ब्लड प्रोडक्ट के ट्रांसफ्यूजन की वजह से सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, हो गया आपका हेपेटाइटिस। कौन सा टाइप हेपेटाइटिस का देखने को मिलेगा? हेपेटाइटिस सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एमसीक्यू पूछा जाता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से या ब्लड के थ्रू कौन सा हेपेटाइटिस स्प्रेड होता है। तो सबसे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो गया आपका हेपेटाइटिस सी। इसके अलावा हमें और कौन सी चीज़ देखने को मिलती है? इसके अलावा जो हमें देखने को मिलेगा, इसके अलावा में और क्या, हेपेटाइटिस बी भी ट्रांसफ़र हो जाता है पेशेंट के अंदर। हेपेटाइटिस बी, HIV भी पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखने को मिलता है। मलेरिया हो गया आपका, ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हमें देखने को मिलता है। और क्या मिलता है? हर्पीज़ वायरस का भी ट्रांसफ़र ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है। इसके अलावा EPV, एप्स्टिम्बर वायरस, ये हो गया आपका एप्स्टिन वायरस, जो इम्पोर्टेंट MCQ के अंदर ये डाला जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि क्या, और मलेरिया डाला जाता है। कई बार हमने पढ़ा है मलेरिया को कि मॉस्किटो की बाइट से की वजह से फैलता है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या मलेरिया फैलेगा? जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन में मलेरिया आता है, तो आपको ये करेक्ट करना है कि इसकी वजह से भी जो है पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी मलेरिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ये कुछ डिजीज़ थी, इसमें आपको जो याद रखना है कि हेपेटाइटिस टी जो मोस्ट कॉमनली, इसको क्या होगा, मोस्ट कॉमन डिजीज ट्रांसमिट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो क्या होगा आपका हेपेटाइटिस से आंसर होगा। एक चीज़ आपको याद रखनी कि जो मलेरिया क्वेश्चन में पूछा था कन्फ्यूजन करने के लिए, तो मलेरिया भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, और एक EPV जो आपका एप्स्टिमर वायरस है वो भी ट्रांसफर होता है। ये था हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में कि बिफोर और ड्यूरिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, किस तरीके से हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम फॉलो करेंगे जब कॉम्प्लिकेशन होता है। एक और चीज़ जो हमें देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर, एक कॉम्प्लिकेशन जो इम्पोर्टेंट है, कई बार मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर 5th कॉम्प्लिकेशन लिख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म देखने को मिलता है। क्या होता है, पेशेंट का अगर IV साइट जहाँ पे IV एक्सेस है, अगर वो पूरी तरीके से कनेक्टेड सही से नहीं है, लूज है IV, इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको, हर कॉम्प्लिकेशन का लूज है, तो वहाँ से एयर बबल अगर पेशेंट के अंदर चला जाता है, उसके ब्लड वेसल्स के अंदर जाके, वो लंग्स के अंदर चला जाता है, और लंग्स के अंदर जाके वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी है हमारे सिम्टम शो करता है, तो उसको क्या बोल देंगे? एयर एम्बोलिज्म। तो हम क्या डायग्नोस कर लेंगे कि पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हो रहा है। इसका साइन और सिम्टम क्या होगा? जितने भी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हो, क्या होगा? पेशेंट को डिस्निया की कंडीशन होगी, क्या होगा? डिस्निया होगा, और इसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ
उसी को हम डिस्निया बोलते हैं, ये पेशेंट को डेवलप होगा। इसके अलावा क्या होगा, टेकिकार्डिया पेशेंट को डेवलप होगा। हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। और रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगी पेशेंट की, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें देखने को मिल रही है और पेशेंट को ज़्यादा ही ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, तो हम इसको डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म का कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ है। अब जो इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन और जो सबसे लास्ट में जो डेवलप होता है, कई बार जो स्पुटम के साथ ब्लड, अगर कंडीशन और वर्सनिंग हो जाती है तो स्पुटम के अंदर क्या जाता है, ब्लड। तो हम इसको क्या डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हुआ ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखने को मिलता है। इसका रीज़न इसका रीज़न है वो क्या है, इसका जो रीजन है कि एयर एम्बोलिज्म लंग्स के अंदर जाके लंग्स की कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है और वहाँ पे हमें जो है काफ़ी रेस्पिरेशन से रिलेटेड सिम्टम देखने को मिलता है। अब जो हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है एयर एम्बोलिज्म के अंदर, जो बार बार कन्फ्यूज़ किया जाता है हमें, जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ऑप्शन के अंदर ये हैं, क्या करेंगे हम सबसे पहले जितने भी लूज कनेक्शन है टाइट द IV सेट कनेक्शन पेशेंट का, क्योंकि रीज़न यही था एयर एम्बोलिज्म डेवलप होने के पीछे कि जो हमारा IV कनेक्शन है वो लूज था। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, IV सेट को टाइट करेंगे। लेकिन जो हमारा जो मेन जो MCQ बनता है एयर एम्बोलिज्म के अंदर, वो क्या बनता है, पेशेंट की पोजिशनिंग का। 2 पोजीशन मैंने बताई है। अगर पेशेंट को सर्कुलेटरी ओवरलोड हो रहा है तो पेशेंट को हमने कौन सी पोजीशन दी थी, तो पोजीशन दी थी हमने हाई फाउलर या अपराइट पोजीशन में। इसके अंदर हमने कौन सी पोजीशन देनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पोजीशनिंग के अंदर से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप MCQ लगा लीजिए, कौन सी पोजीशन हम पेशेंट को देंगे। पेशेंट को हम पोजीशन देंगे, पेशेंट को हमने अगर ऐसे सिम्टम आ रहे तो पेशेंट को हम लेफ्ट साइड में करेंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे पेशेंट को, लेफ्ट लेटरल विद ट्रेंडलबर्ग इसको MCQ लगा लीजिए। बार बार रिपीटेटिव पोजीशंस के अंदर और एयर एम्बोलिज्म की कॉम्प्लिकेशन होता है तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो लेफ्ट लेटरल है, तो पेशेंट को बोल देंगे लेफ्ट साइड के अंदर करवट ले ले। और पेशेंट का जो बेड है, जो मान लीजिए ये पेशेंट है और ये बेड पे लेटा हुआ है, तो ये नॉर्मली पोजीशन के अंदर लेटा हो, तो पेशेंट को हम क्या कर देंगे, पेशेंट को लेफ्ट साइड में करने के बाद जो पेशेंट का बेड है कुछ इस तरीके से कर देंगे। तो जिसके अंदर जो पेशेंट का जो हेड है वो फीट से लोअर साइड हो जाएगा। और जो ये पोजीशन हम क्यों देते हैं, ताकि जो एयर एम्बोलिज्म वो लंग्स में जाने से प्रिवेंट हो जाता है। इस पोजीशन के पीछे का जो रीजन है, एयर एम्बोलिज्म को लंग्स के अंदर ट्रैप होने से ये पोजीशन बचाती है। तो इसको पेशेंट को लेफ्ट लेटरल और ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, जिसके अंदर क्या होता है, जो आपका जो पेशेंट का हेड है, पेशेंट हेड लोअर देन फीट। तो आपको इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है इस पोजीशन के बारे में, जो पेशेंट का जो हेड है वो उसके फीट से नीचे होना चाहिए। पेशेंट को कुछ इस तरीके की पोजीशन हम दे देंगे, आप समझ पा रहे होंगे इससे, इस डायग्राम से, कि किस तरीके से पेशेंट को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं तो एयर एम्बोलिज्म। तो ये हो गई इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमने बात करी। अब जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में हम और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से पेशेंट के अंदर और कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने पहला टॉपिक जो लिया है नॉर्सप पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने BT स्टार्ट किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ब्लड कंपोनेंट के बारे में स्टडी करी कि कितना स्टोरेज होता है, कितना अमाउंट। उसके बाद हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने बिफोर, ड्यूरिंग और पोस्ट कॉम्प्लिकेशन हमने बात करी और कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पूछा जाता है, बहुत सारे MCQ बन गए, कुछ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहूँगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस पे से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बार बार रिपीटेडली जब इंडिविजुअल एम्स का एग्जाम होता था तो दिल्ली एम्स का ये फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। और नॉर्सेट में भी बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूजुअली हम हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर बहुत हमें देखने को मिलता है और हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो इसीलिए हमें बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, सबसे पहले जो देखने को मिलेगा हाइपरकैलेमिया, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बनता है इसके अंदर। हाइपरकैलेमिया के कंडीशन क्या होता है, जो पोटेशियम है ब्लड के अंदर, पोटेशियम का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, पोटेशियम इंक्रीज इन ब्लड।
तो ब्लड के अंदर पोटेशियम इंक्रीज होता है, तो इस कंडीशन को हम क्या, आपको के से के याद रखना है ताकि आप इसको कंफ्यूज नहीं हो। अगर के आ रहा है हाइपरकैलेमिया, क्योंकि कैल्सीमिया से ये रिसेंबल करता है प्रोनाउंसिएशन में, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर इसकी स्पेलिंग में आप देखिए के आ रहा है तो हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम का जो हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज, और कैलीमिया का मतलब होता है कि पोटेशियम का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, हाइपरकैलेमिया। अब जो इसका रीजन है, पहला क्वेश्चन तो बनता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कौन सा देखने को मिलता है, तो पोटेशियम का हाइपरकैलेमिया। इससे पहले आप ये बताइए, आप ये देखिए कि जो पोटेशियम का नॉर्मल लेवल होता है ब्लड के अंदर वो क्या होता है। आपको इसकी यूनिट भी याद रखनी है, कई बार यूनिट में कन्फ्यूजन हो जाता है। 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के अंदर होता है। कई बार ये डीएल के अंदर, एमजी पर डीएल के अंदर देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो नॉर्मल लेवल होगा 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसका नॉर्मल लेवल होता है। इससे ज़्यादा पेशेंट के अंदर है तो हम इसको क्या बोल देंगे, मोर देन 5.5 को, मोर देन 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो हम इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हाइपरकैलेमिया की कंडीशन पेशेंट के अंदर डेवलप हो चुकी है। तो अब जो इसमें से एमसीक्यू बनता है, पहला तो ये हो गया कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। दूसरा एमसीक्यू बनता है इसका जो रीज़न है, हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है, इसका जो कारण है क्यों ऐसा देखने को मिलता है इसके पीछे। हमने बात करी थी कि जैसे ब्लड बैंक है, जो कोई भी डोनर या जो ब्लड बैंक के अंदर ब्लड डोनेट करता है तो वहाँ पे ब्लड का स्टोर क्या किया जाता है, ब्लड का स्टोरेज किया जाता है। आप इसके रीज़न को अच्छे से समझिए क्यों देखने को मिलता है, ब्लड का स्टोरेज करने को मिलता है। और ब्लड के अंदर क्या होती है आपकी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती है। ये आरबीसी का जो हमने लाइफ स्पान पढ़ा था, अगर बॉडी के अंदर है तो ये कितना था 90 टू 120 डेज़, 90 टू 120 डेज़। और अगर हम ब्लड बैंक की बात करें तो कितने दिन तक इसको स्टोर करके रखते हैं, 35 टू 42 डेज़। तो मान लीजिए कई आरबीसी इसमें ऐसी होती है जो हम ब्लड, सारी आरबीसी ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी फ्रेश और न्यू आरबीसी हो, कुछ ऐसी होती है जो ओल्ड आरबीसी होती है, ओल्ड आरबीसी होती है जो कि नियर अपना एक्सपायरी के नियर होती है, यानी कि उनका हिमोलाइसिस हो जाता है 120 दिन के बाद में। तो क्या होता है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करते हैं, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हम कॉम्प्लिकेशन पढ़ रहे हैं, ये किस चीज़ के पढ़ रहे हैं, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए एक वर्ड, हम किस चीज़ की कॉम्प्लिकेशन पढ़ रहे हैं, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी कि पेशेंट को अगर बार बार रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है, बार बार अगर 10 से 15 यूनिट पेशेंट को किसी कंडीशन के अंदर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपरकैलेमिया। तो क्या होगा, बार बार नॉर्मली अगर 1 या 2 यूनिट चढ़ा रहे तो हमें पेशेंट के अंदर ये कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन बार बार अगर हम 10 से 15 यूनिट पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो सबसे जो आरबीसी पेशेंट के अंदर जा रही है, और पेशेंट आरबीसी जो एक्सपायर हो रही है, जिनका लाइफ स्पान कंप्लीट हो गया, वो क्या होगा, हिमोलाइसिस हो रहा है, इसका हिमोलाइसिस हो रहा है। तो आरबीसी के अंदर जो, जैसे मान लीजिए आपकी आरबीसी है, इसके अंदर क्या फिल होता है, पोटेशियम। और जैसे हिमोलाइसिस होता है, जो आरबीसी का जो पोटेशियम है ब्लड के अंदर फ्रीली मूव होने लगता है, और इसी की वजह से क्या देखने को मिलता है, हमें क्या देखने को मिलता है, हाइपरकैलेमिया की कंडीशन देखने को। तो आप इसका रीज़न समझ पा रहे होंगे कि हाइपरकैलेमिया पेशेंट के अंदर क्यों देखने को मिलता है। तो हम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशन के अंदर पहला बात करें, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसके अंदर जो पहला कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, हमने रीज़न समझा कि क्यों हमें हाइपरकैलेमिया की कंडीशन देखने को मिलती है, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। और तो इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। इसमें क्या होगा, हार्ट का स्टेटस हमें चेक करते रहना, क्योंकि अरिदमिया कोज कर सकता है हार्ट का स्टेटस, क्योंकि क्या कर सकता है, अरिदमिया, पोटेशियम का लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या कर सकता है, हार्ट अरिदमिया, डिसअरिदमिया कोज कर सकता है। तो पहला हो गया हमारा हाइपरकैलेमिया। दूसरी जो कंडीशन हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, वो हो गया आपका हाइपोकैल्सीमिया। क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया। अब ये इसका रीज़न क्या है, हाइपोकैल्सीमिया का मतलब समझिए, यहाँ पे हाइपरकैलेमिया का मतलब हमने कैसे बताया था कि पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है, हाइपो का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, यानी कम हो जाएगा, डिक्रीज कैल्शियम इन एमिया का मतलब हो गया ब्लड, यानी कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल अगर कम हो जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे, हाइपोकैल्सीमिया। तो उसके लिए पहले आपको नॉर्मल लेवल पता होना चाहिए। नॉर्मल लेवल इसका 9 टू 11 mg पर DL, इसकी यूनिट mg पर DL में, और पोटेशियम की जो थी हमारा था वो 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो क्या था, पोटेशियम, और ये किसका नॉर्मल लेवल हो गया, कैल्शियम का। तो इससे अगर अमाउंट कम हो जाता है तो इसको हम क्या बोल देंगे, हाइपोकैल्सीमिया। अब इसका रीज़न देखिए कि क्यों ऐसा देखने को मिलता है, जैसे रीज़न इतना इंपॉर्टेंट,
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार रीजन देके पूछ लेते हैं, लेकिन जो बेसिक पूछेंगे वो आपको कंडीशन पूछेंगे। क्यों होता है, हमने बात करी थी जब हमने ब्लड कंपोनेंट हमारे पहले लेक्चर में बात करी थी कि ब्लड बैंक के अंदर, ब्लड बैंक जो होते हैं उसके अंदर जो ब्लड को स्टोरेज किया जाता है, तो उसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं, उसके लिए एक एंटीकोगुलेंट मिलाया जाता है जिसको हमने बात करी थी सिट्रेट या सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट पेशेंट के अंदर, पेशेंट के ब्लड के अंदर मिलाया जाता है ताकि वो पेशेंट का जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो। अब अगर नॉर्मली यूजुअली 1 to 2 यूनिट अगर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मेसिव यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा 10 से 15 यूनिट अगर एक दिन के अंदर पेशेंट को कुछ कंडीशन होती है जैसे एनीमिया सीवियर और हम मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो पेशेंट के अंदर क्या जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने पढ़ा था कि उसके अंदर होल ब्लड के अंदर हमने पढ़ा था कि 300 तो होता है हमारा ब्लड और 50 ml कितना क्या होता है एंटीकोगुलेंट जिसके अंदर मिला होता है, और एंटीकोगुलेंट मोस्टली क्या यूज़ किया जाता है सिट्रेट। तो मान लीजिए पेशेंट के अंदर सिट्रेट बार बार ब्लड के अंदर बेसिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जा रहा है, तो ये सिट्रेट क्या होगा, जो पेशेंट का ब्लड है, पेशेंट का ब्लड है, तो पेशेंट का ब्लड है इसके अंदर जो कैल्शियम होता है, पेशेंट के ब्लड के अंदर जो कैल्शियम होता है इसको क्या कर लेता है सिट्रेट, क्या कर लेता है अपने साथ बाइंड कर लेता है, क्या कर लेता है सिट्रेट बाइंड कर लेता है और बॉन्ड बना लेता है, और बॉन्ड बना के इसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देता है, क्या कर देता है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देता है। तो बॉन्ड बनाने की वजह से ये कैल्शियम को पकड़ पकड़ के यूरिन के थ्रू बाहर फेंक रहा है, इसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, कैल्शियम का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, पेशेंट के अंदर कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाएगी, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसका रीज़न क्या है हाइपोकैल्सीमिया डेवलप होने के पीछे। तो अब आपको पता होगा कि हाइपोकैल्सीमिया क्यों डेवलप होता है, तो पेशेंट को कौन सी कंडीशन शो होती है, जैसे मान लीजिए पेशेंट को यहाँ रुकिए, तो पेशेंट को कौन सी कंडीशन डेवलप हो रही है, इससे हमें क्या पता लगेगा, पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन डेवलप हो गई है, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन डेवलप हो गई है। एक मिनट, टेक्निकल एरर आ गया है, नेक्स्ट स्लाइड में मूव नहीं कर पा रहे, तो वेट करना होगा। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस करा है, कौन कौन सी कंडीशन हमें देखने को मिलती है मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, हाइपरकैलेमिया और हाइपरकैल्सीमिया। इसका रीज़न अब क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया अगर पेशेंट के अंदर हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया अगर पेशेंट के अंदर हो रहा है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, टिटेनी, टिटेनी, टिटेनी यानी कि कैल्शियम की कमी की वजह से अब नॉर्मल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएंगे। दो जो साइन है वैसे हम बाद में मेडिकल सर्जिकल के अंदर पढ़ेंगे जब हम हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। एक होता है आपका ट्राउजियस साइन, एक होता है आपका ट्राउजियस साइन और एक होता है आपका चौस्टिक साइन, चौस्टिक साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार पूछते हैं कि पेशेंट का ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो रहा है या फिर पेशेंट को ये साइन सिम्टम शो हो रहे हैं तो पेशेंट को कौन सी कंडीशन हो सकती है, तो क्या होगा हाइपोकैल्शियम। इसमें क्या होता है रिपीटली बता देता हूँ, क्योंकि कैल्शियम लेवल के अंदर कम, ब्लड के अंदर कम है और कैल्शियम का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैल्शियम का जो फंक्शन है वो क्या है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करता है कैल्शियम। तो इसके अंदर क्या हो, जैसे ही हम पेशेंट के अंदर बीपी कप को इन्फ्लेट करेंगे तो पेशेंट का जो कार्पोपेडुलर स्पाज्म देखने को मिलता है, जो कार्पल मसल्स है, कार्पोपेडुलर मसल्स, पेशेंट को उसमें स्पाज्म देखने को मिलता है और पेशेंट का जो हैंड है वो अंदर की तरफ मूव करता है, इनवर्ड मूवमेंट होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और इसको हम क्या बोलते हैं ट्राउजियस साइन। और चौस्टिक साइन में क्या होता है, अगर पेशेंट के फेस पे हम टैपिंग करते हैं फिंगर से, तो पेशेंट के वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है और उसको हम क्या बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। या सिर्फ याद रखने के लिए अभी देख लिए हम इसको, डिटेल में क्यों इनका रीजन होता है, किस तरीके से मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होता है, हम सब मेडिकल सर्जिकल के अंदर पढ़ेंगे। अब जो तीसरा कॉम्प्लिकेशन में से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का आप यहीं पे देख लीजिए, जो तीसरा कॉम्प्लिकेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस देखने को मिलेगा। ये क्यों देखने को मिलेगा, एल्किलोसिस का मतलब क्या होता है, एल्किलोसिस का मतलब जो नॉर्मल ब्लड की जो पीएच होती है वो होती है आपका 7.35 टू 7.45, ये आपका नॉर्मल ब्लड है। अगर 7.35 से अगर नीचे जा रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे, एल्किलोसिस, क्या बोल देंगे एसिडोसिस। अगर 7.45 से ऊपर जा रहा है ब्लड का पीएच तो इसको बोल देते हैं एल्किलोसिस। जब एसिड बेस बैलेंस पढ़ेंगे, एबीजी की क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी आप इतना समझिए कि पेशेंट का जो पीएच है 7.54 से ज़्यादा होता है मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, और इसका जो कारण होता है मेटाबॉलिक कॉज होता है, इसको हम क्या बोल देंगे मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। इसका कारण आप जल्दी से समझ लीजिए कि पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसमें एंटीकोगुलेंट होता है सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट में बार बार बात कर रहा हूँ। तो सोडियम सिट्रेट क्या होता है, जैसे पेशेंट के अंदर जाता है तो ये क्या होता है मेटाबोलाइज हो जाता है बॉडी के अंदर जाने के बाद,
और मेटाबोलाइज होके जो कार्बोनेट के बाइकार्बोनेट के अंदर चेंज हो जाता है। और आपको पता है कि बाइकार्बोनेट अगर ब्लड के अंदर बढ़ते हैं तो पेशेंट का जो पीएच है वो क्या होगा, इंक्रीज होता है। और इसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एल्कोलाइसिस। रीजन आपको सबका याद रखना है कि किस तरीके से क्या क्या रीजन हो सकते हैं। इसका रीजन क्या है, सिट्रेट का मेटाबोलाइज होना बाइकार्बोनेट के अंदर, इसकी वजह से कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, मेटाबॉलिक एल्कोलाइसिस। तो ये था सारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में जो भी हमने डिस्कस करा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सारे एमसीक्यू जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको समराइज़ कराऊंगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, तो हम यहाँ पे समराइज़ कर लेते हैं कि किस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या क्या जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो मैंने आपके लिए पहले से ये स्लाइड बना के रखी है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पे को वेट करना होगा थोड़ा सा। हाँ, तो ये जो आपका स्पेशल इंस्ट्रक्शन हम क्या क्या हमें देखने को मिलता है और किस तरीके से हमने बात करी थी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, हमने जो भी डिस्कस किया है उसको मैंने समराइज़ किया है इन कुछ पॉइंट्स के अंदर। क्या किया, समराइज़ करने की कोशिश की है आपके लिए। तो देख लीजिए, ये सारे जितने भी मैं स्लाइड पे लिखा है मैंने, ये क्या है, सारे एमसीक्यूज़ है। तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर आपको ज़्यादा बड़ा टॉपिक याद नहीं रख पाए तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। क्या होगा, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो डोनर है उसको कोई भी हार्ट, किडनी, लंग्स या लीवर की डिजीज़ नहीं होनी चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या हो गया, कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो डोनर सेलेक्ट करते हैं वो 90 डेज़ के अंदर अंदर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन उन्होंने नहीं किया होना चाहिए। यानी कि एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन से दूसरे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बीच का ड्यूरेशन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि 90 दिन से ज़्यादा उसका ड्यूरेशन होना चाहिए। यानी कि 90 दिन के बाद ही अगर पेशेंट ने मान ली 1 तारीख को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है, 1 जनवरी को, तो पेशेंट को 3 महीने बाद, यानी कि 3 महीने बाद ही 90 डेज़ के बाद ही पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकता है। विदिन 90 डेज पेशेंट को कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर, हम डोनर से कोई ब्लड नहीं ले सकते हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है। सारे एमसीक्यूज़ हैं। जो इनका एज है वो एज होना चाहिए 18 to 65 ईयर्स के बीच में। यानी कि 18 साल से कम और 65 साल से ज़्यादा लोगों को हम एज ए डोनर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एज ऑफ ऑर्गन डोनेशन। मतलब ऑर्गन अगर डोनेट करना होता है तभी यही एज हम डिस्कस करते हैं, यही एज हमें प्रेफर करते हैं। और जो फोर्थ जो टॉपिक हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, डोनर मस्ट हैव नॉर्मल टीपीआर एंड बीपी। यानी कि ये तो बेसिक बात है कि पेशेंट का टीपीआर और बीपी यानी कि वाइटल्स स्टेबल हो गए तभी हम उससे ब्लड ले पाएंगे, तो नहीं तो हम नहीं ले पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट हमारा, पेशेंट मस्ट हैव नॉट बिन प्रेग्नेंट विद इन लास्ट 6 मंथ। यानी कि कोई ऐसा डोनर भी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे जो लास्ट 6 मंथ में प्रेगनेंस हो। यानी कि कोई ऐसी फीमेल हो जो ब्लड डोनेट करना चाह रही है तो हम उसके हिस्ट्री लेंगे कि आप लास्ट 6 मंथ में तो प्रेगनेंसी तो आपने कोई कंसीव नहीं करी थी। अगर ऐसा कोई पेशेंट है तो हम उसका ब्लड डोनेशन के लिए उसका ब्लड नहीं ले सकते हैं जो होगा। और इसके अलावा जो नो सॉल्यूशन अदर देन नॉर्मल सेलाइन शुड बी एडेड टू ब्लड कंपोनेंट। यानी कि अगर हमें ब्लड कंपोनेंट के अंदर कोई फ्लूइड ऐड करना तो ना तो डेक्सट्रोज ना आरएल या कुछ भी हम यूज़ नहीं करेंगे। केवल एक ही सॉल्यूशन हम जो यूज़ कर सकते हैं डाइल्यूट करने के लिए हो गया आपका नॉर्मल सेलाइन। 7th पॉइंट है, डोनर्स हीमोग्लोबिन मस्ट बी अबाउट 12 ग्राम्स पर डीएल। यानी कि अगर कोई ब्लड डोनेट करना चाह रहा है तो सबसे पहले हम उसका हीमोग्लोबिन स्टेटस चेक करेंगे। अगर उसका 12 ग्राम से ज़्यादा है तभी हम उसको ब्लड डोनेशन के लिए हम उसको अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और हमने एक और पॉइंट बात करी थी कि रिसिपिएंट का कितना होना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड रिसीव करने के लिए, तो ये हो गया आपका 8 ग्राम्स पर डीएल। 8th पॉइंट है, नेवर एड मेडिकेशन टू द ब्लड बैंक। आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि हम कई बार मेडिकेशन का टाइमिंग हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मैच हो जाता था, तो कोई भी मेडिकेशन हमें ऐड नहीं करनी ब्लड बैंक के अंदर। ओरल मेडिकेशन अगर हमें देनी है तो कितनी देर पहले देना है, हमने बात करी थी बिफोर 30 मिनट्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और अगर आईवी मेडिकेशन हमें यूज़ करना है तो हमें क्या कितनी देर पहले, जस्ट इमीडिएटली, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे जस्ट पहले हमें आईवी मेडिकेशन देनी है। तो ये हो गए 10 पॉइंट। इसके अलावा जो पॉइंट था हमारा, जो अगले पॉइंट्स थे हमारे, यहाँ देखिए, वेट करिए, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये सारे एमसीक्यू है। यानी कि जितना भी पढ़ा हूँ सारी समरी है, ये भी सारे एमसीक्यू है। जो 11th पॉइंट हमारा क्या होगा, कवर्स द ब्लड बैग विद टॉवल। हमने बात करी थी
जो पहले भी बात करी थी कि टॉवल से हमें कवर करना ब्लड बैग को, क्यों, इसका कारण क्या है, टू प्रिवेंट हीमोलाइसिस। हम क्या करके आते हैं एग्जाम में कि टू रिड्यूस पेशेंट एंजाइटी, वो इसका आंसर नहीं होगा, ये होगा टू प्रिवेंट हीमोलाइसिस। पेशेंट को यूवी रेज अगर ब्लड बैग के कॉन्टैक्ट में आती है तो हीमोलाइसिस होने की कंडीशन होती है, इसलिए हम इसको कवर करके रखते हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, क्लोजली ऑब्जर्व फॉर फर्स्ट 15 मिनट फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर 15 मिनट के अंदर हमें वाइटल्स चेक करने हैं पेशेंट के अंदर, और अगर रिएक्शन हो गई है तब हमें कितनी देर में करना, एवरी 5 मिनट। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग याद रखनी है आपको। फिर एडजस्ट फ्लो रेट, जो फ्लो रेट है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, हमें कितना एडजस्ट करना है, स्टार्टिंग में 5 to 10 ड्रॉस पर मिनट के हिसाब से। ड्यूरिंग कब तक के लिए, ड्यूरिंग फर्स्ट 30 मिनट। तो ये आपको याद रखना, सारे एमसीक्यूज बनते हैं, मैंने समराइज करने की कोशिश की है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टॉपिक में से। फिर जो नेक्स्ट आपका, चेक ब्लड बैग फॉर डेट एंड एक्सपायरी, यानी ब्लड बैग को किसी भी कलेक्शन डेट क्या है, एक्सपायरी क्या है, इन सब चीज़ों के लिए चेक करना है। अगर पेशेंट को कूल ब्लड है तो उसको ट्रांसफ़र करने से पहले वार्मर का हमें यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है, पेस्ट टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, और हाइपोथर्मिया क्या कर सकता है, कार्डिक डिसएरिथमिया कॉज कर सकता है, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म का कंडीशन डेवलप हो रही है तो हमको पोजीशन की बात करी थी, कौन सी पोजीशन देंगे, लेफ्ट लेटरल विद ट्रेंडलबर्ग, यानी कि पेशेंट का हेड जो है फीट साइड से नीचे की तरफ होगा, लेफ्ट लेटरल पेशेंट को हम करेंगे। और जो हम मेसिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं, पेशेंट को अगर रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, 10 से 15 यूनिट अगर पेशेंट को हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो जो पेशेंट की जो कंडीशन है, 3 हमें कंडीशन देखने को मिलती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखने को मिलेगा, हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, और मेटाबॉलिक एल्किलोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये था ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। तो हमने पहला टॉपिक हम टिक कर लेते हैं, हमारा कंप्लीट हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके बारे कोई भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, या तो होगा हमारा सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट और टीपीएन, इसके बारे में बात करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछे जाते हैं टीपीएन के अंदर। तो हम ये लिस्ट फॉलो करेंगे 1 by 1, इसके बारे में डिटेल से सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको बने रहना है इस चैनल के साथ में। हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम उसको कवर कर पाएँ। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।